अब अनंत सिंह जेल में, राजीव रंजन स्टूडियो में। ये बड़ा अद्भुत विश्लेषण है, बहुत अद्भुत। माहौल क्या है गुरु? क्या और मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि राजीव रंजन अभी मोकामा घूम के भी आए। गए थे ना राजीव? हम लोग साथ ही में थे। बिल्कुल, मोकामा में गया था, नॉमिनेशन के दिन भी गया था जब आनंद सिंह ने नॉमिनेशन किया था। अच्छा, ओके। अब राजीव मुझे ये बताइए, क्या आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है और जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन सकती है क्या? और बीजेपी वही नंबर 2 पर पिछली बार की तरह? नहीं, बीजेपी अब नंबर 1 हो गई। हाँ, ये देखिए, रेस चल रही है। हाँ। मानक एग्जिट पोल के दिन मैंने आपसे कहा था कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन सकती है। शायद मुझे याद है शीतल जी ने सवाल पूछा था तो मैंने उसमें कहा था कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन सकती है। देखिए, अब जो एग्जिट पोल आया उसकी जितनी समीक्षा 2 दिन करनी थी हम लोगों ने कर ली। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो काम खत्म हो गया। अब जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वैसे तो बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से आप जाएंगे तो एनडीए लैंडस्लाइड बढ़त की तरफ वहां दिखाई दे रहा है। तो एनडीए की सरकार बनने में देखिए क्या इस इलेक्शन को मैं जिस तरह से देख पा रहा हूं, आरजेडी और आरजेडी के सपोर्टर्स को ऐसा लग रहा है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। असलियत यह है कि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका जो स्ट्राइक रेट है, उनकी जो भावना है, उनका जो तेजस्वी में उम्मीद दिखाई दे रही है, उसका जो पूरा मैदान है वो 143 सीटों का ही है। 100 सीटें जो है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीआईएम, ये 100 सीटें इतनी कमजोर हैं। अभी आएंगे नतीजे 12-1 बजे के बाद, तो आप 143 की छोड़ दीजिए, वो 100 सीटों पर आप देखिए कि क्या होता है। तो ये तेजस्वी ने तो चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, अकेले लड़ा, पूरी एक सेना के खिलाफ लड़ा और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर होगा। उम्मीद यही है 99% की शायद उन्हीं की पार्टी नंबर 1 पार्टी हो। मैं तो अपना अनुमान बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि जेडीयू नंबर 1 हो, तो मैं गलत भी हो सकता हूं। 99% तो यही चांस है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। अभी भी आपको लग रहा है? सीटें इतनी लड़ी है ना, 143, ये 100, 101, 101 तब भी फिलहाल देखिए राजीव, अभी लेकिन सीट पर है आरजेडी। मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे लगता है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, लेकिन 99% उम्मीद है कि आरजेडी बनेगी, क्योंकि 143 सीटें लड़ी हैं वो, और तेजस्वी ने चुनाव अच्छा लड़ा है। और वही बात है ना, तेजस्वी के समर्थक जो ये कह रहे हैं कि हम एकदम जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, वो ये भूल जा रहे हैं कि 100 सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। राजीव, क्या जो आप कह रहे थे लैंडस्लाइड हो सकता है, ये इलेक्शन कमीशन के जो ट्रेंड्स हैं ये भी यही इशारा कर रहे हैं क्या? 51 सीटों के आ चुके हैं, उसमें 35 में रुझान एनडीए का। अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अब 51 सीटों का रुझान है, जिसमें 35 एनडीए का है। देखिए मानक, ये तो अब वही बात है कि अब उसकी चर्चा करना क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, लैंडस्लाइड में भी राजीव सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं? नहीं, सम्राट चौधरी और ये क्या विजय सिन्हा, दूसरे वाले विजय सिन्हा चुनाव हार भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग चुनाव भी हार जाए। मूल बात यह है कि ये चुनाव 4 महीने पहले, जो मैं बहुत बार कह चुका, फिर दोहरा रहा हूं, 3-4 महीने पहले जो इस चुनाव की सबसे कमजोर कड़ी थे नीतीश कुमार, वो इस चुनाव में 2 बजे तक देखिएगा, मेरा ऐसा मानना कि इस चुनाव की सबसे मजबूत कड़ी होकर उभरेंगे। और इसका श्रेय क्या बीजेपी को जाता है राजीव रंजन? बीजेपी को कैसे श्रेय जाता है? क्यों? बीजेपी ने तो आपने देखा ही, उनके नाम पर डिली डैली करना और जनता में, उनके वोटर में उनके प्रति हमदर्दी जगाना, क्या ये बीजेपी को श्रेय नहीं जाएगा? मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पलटू राम ने पटकू राम अब हासिल कर लिया पदवी। हाँ। जब चाहा जिसको चाहा पटक दिया। हाँ। पलटे तो कम, पटके ज्यादा। और इस इलेक्शन से पहले भी उनके बारे में जितनी बातें कही जा रही थी, इलेक्शन आते आते उन्होंने पटक दिया सबको, विरोधियों को भी, और विद इन एनडीए भी ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे, सबसे रिलायबल, अभी भी जनता उनको मानती है और वो जनता के नेता है। बहरहाल अभी ज्यादा बोलने पर 11 बजे के बाद ऐसा ना हो कि फिर अपने शब्द वापस लेने पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन राजीव, क्योंकि आप जमीन पर घूम के आए, शब्द तो मैं वापस नहीं लेता। देखिए, जो मैंने देखा वही बोलूंगा, गलत हो सही हो या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन राजीव, एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे विश्लेषकों को ऐसा लगता है,
महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालना, 1,90,000 रुपए और मिलेंगे, यह वादा करना, क्या यह एक बहुत बड़ा फैक्टर, अगर यह लैंडस्लाइड हो रही है, उसमें होगा क्या? ये जो लोग हारेंगे वो ये कह सकते हैं, लेकिन ये मेरे समझ से नीतीश कुमार को बहुत छोटा कर देना है इससे। देखिए नीतीश कुमार, मैंने जो महिलाओं से बात की उसमें एक महिला ने तो खुद ही मेरे प्रोग्राम में भी बोला था, आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, कि नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के चुनावी वायदों से डर के महिलाओं को पैसे दे रहे वोट के लिए, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पैसे नहीं भी देते तो बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को ही वोट करती। ये देखिए नीतीश कुमार का जो पूरा मामला, बिहार में जाने पर आप कई बार, राजकिशोर जी भी गए थे, आप पूछिए, मैं तो 100 दिन के करीब रहा बिहार में, अलग अलग टुकड़ों में जाके, 1 मिनट के लिए बिजली कटी नहीं। मैं जितने गांव में गया, मुझे किसी भी गांव में जाने से पहले अपनी इनोवा कार से उतरना नहीं पड़ा। मैं जिस गांव में गया उस गांव के द्वार पर, जहां मैं जाना चाहता था, पंचायत, प्रखंड में, चाहे कहीं, चाहे प्राइमरी स्कूल में या कोई जगह मुझे पता चली, या मैंने ऐसे ही कहा चलो इस गांव में चलते, तो कभी भी ये नहीं हुआ कि सड़क खराब है इसलिए आप गाड़ी से उतर जाइए, कुछ दूर पैदल जाइए या ईंट रखिए तो पार कीजिए। ऐसा गुजरात में कई जगह हो जाता है, ऐसा उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ऐसा दूसरे राज्यों में होता है, बंगाल में हो जाता है और महाराष्ट्र में हो जाता है, लेकिन ऐसा बिहार में मेरे 100 दिन के यात्रा में कहीं नहीं देखने को मिला। तीसरी सबसे बड़ी चीज, रात को 10 बजे भी बिहार के छोटे से छोटे कस्बे में आपको चाय पान की दुकान खुली मिल जाएगी, और 9-10 बजे भी आपको महिलाएं बाइक पर बैठी हुई, टैक्सी से उतर करके टेम्पो में बैठती हुई, रेलवे स्टेशन से ऑटो करके कस्बे और गांव में जाती हुई रात को 9-10 बजे भी दिख जाती। अब दूसरे लोगों को लगे कि 20 साल में ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बिहार की महिलाओं को और जो 40 साल से ऊपर बिहार के लोग हैं उस सबको पता है कि क्या हुआ है और इतने ही का बिहार में कितना बड़ा महत्व है। ओके, ऑल राइट।